तो राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टडी के अंदर एम्स एग्जाम एमसीक्यू को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू एनक्लेक्स बेस पे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं विद रैशनल है, और कुछ इमेज बेस के क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व कर रहे हैं जो एम्स के एग्जाम में हमारा बहुत फायदा करेगी। तो आप जुड़े रहिए चैनल से। अगर आपको ये एमसीक्यू वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी के लिए शेड्यूल किया गया है। बर्न की ड्रेसिंग चेंज करनी है अपने को, है ना, बर्न की ड्रेसिंग चेंज करनी है। तो हाइड्रोथेरेपी मतलब यूज ऑफ वाटर, और वहाँ पे बर्न के जो वुंड है उसको थोड़ा वेट रखा जाता है ताकि जो है ड्रेसिंग को रिमूव करना आसान हो। तो और ये ड्रेसिंग करने का एक तरीका है हाइड्रोथेरेपी। डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग की जाती है बर्न वुंड पे, वो हम पढ़ते हैं जब हम सब्जेक्ट वो टॉपिक पढ़ते हैं। सवाल ने पूछा है अभी, इसका मीन ये निकल रहा है कि मरीज ड्रेसिंग के लिए जा रहा है। अगला इसने पूछा है कि विच एक्शन शुड द नर्स टेक टू एंश्योर दैट द क्लाइंट इज कंफर्टेबल ड्यूरिंग द प्रोसीजर। नाउ अब क्या होने वाला है, बर्न के ऊपर ड्रेसिंग है और वो ड्रेसिंग आप चेंज करने जा रहे हो, तो मरीज का अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम क्या होगा। तो पहला जहन में ये आता है कि उसको दर्द होगा। और देखिएगा बर्न की ड्रेसिंग इतनी खतरनाक पेनफुल होती है कि अगर किसी मरीज की बर्न की ड्रेसिंग हो तो मतलब पूरे हॉस्पिटल को पता चल जाता है कि कहीं पेशेंट की ड्रेसिंग हो रही है और वो बर्न का पेशेंट है। मतलब इतना तेज मरीज चिल्लाता है क्योंकि सीवियर पेनफुल ये ड्रेसिंग प्रोसीजर होता है बर्न के मरीज के अंदर। तो डेफिनेटली जो है पेन का कंसेप्ट यहाँ पे पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन ने। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन का भाव समझना है कि वो हमसे जो आप चाहता है क्या है। तो यहाँ पे ये पेन को इंडिकेट कर रहा है और पेन को मैनेजमेंट को इंडिकेट कर रहा है। पहला, एंश्योर दैट द क्लाइंट इज अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। अगर ड्रेस नहीं भी होगी तो चलेगा, वहां पे इससे कोई मतलब नहीं है, ड्रेस का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है और ना सवाल ने इसके बारे में हमें पूछा है। डेफिनेटली मरीज जो है उसका ड्रेसिंग सही होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन से कोई रिलेशनशिप यहाँ पे अभी नहीं है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक 30 to 60 मिनट्स बिफोर थेरेपी। दिस इज वेरी 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 ग्रेट आंसर फॉर दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। पेन की जो मेडिकेशन होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिल्ली एम्स ने पूछा था कि पेन की जो मेडिकेशन होती है उसको पेन होने से पहले देना चाहिए, बाद में, तो जवाब होता है पहले। और कितना पहले, आधा से 1 घंटा पहले। इतना पहले क्यों देते हैं, क्योंकि पहले देने पे दवाई ज्यादा इफेक्टिव होती है और पेन होते समय और होने के बाद में देने पे दवाई का इफेक्ट तो है उतना अच्छा नहीं होता है जितना पेन नहीं होने वाली कंडीशन में देने पे होता है। तो अगर हम ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो प्री प्रायर जो है हमें एनाल्जेसिक वहां पे देना है। तो ये आंसर यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। शेड्यूल द थेरेपी एट ए टाइम व्हेन द क्लाइंट जनरली टेक्स ए नैप। उस समय करे जब मरीज जो है रेस्ट का उसका टाइम होगा। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, उस समय हमें नहीं करना होता है। एंड assign an unlicensed assistive personnel to stay with the client during the procedure। unlicensed assistive जो है वो वहाँ नहीं रखना है क्योंकि वो उस मरीज को हैंडल करना नहीं जानता। लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स जो है वही उस मरीज को हैंडल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द नर्स नोट्स एन आइसोलेटेड प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पीवीसी, है ना। ईसीजी के अंदर पीवीसी उसको मिल रही है और आइसोलेटेड पीवीसी है, मतलब एक सिंगल पीवीसी है। पीवीसी इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एरिथमिया का एक टाइप है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पीवीसी। कार्डिक मॉनिटर के ऊपर उसने देखी है एक क्लाइंट का जो रिकवर हो रहा है एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहा है, तो उससे एक आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल पीवीसी आई थी बीच में। विच एक्शन शुड द नर्स टेक। तो देखिएगा पोस्ट एनेस्थेटिक यूनिट में मरीज है और एक सिंगल पीवीसी वहां पे आपको मिली है, तो ये इतना डेंजर नहीं है। मतलब प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर एक बार हुआ है, आइसोलेटेड हुआ है, अगर कंटिन्यू हो तो हमें एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन अगर ये सिंगल हुआ है, आइसोलेटेड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो सिंगल नोट हुआ है, तो ये कोई इतनी डेंजरस बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम एज ए नॉर्मल ट्रीट करते हैं, मतलब यहाँ पे इतना कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। पहला है प्रिपेयर फॉर डीफिब्रिलेट, मरीज को डीफिब्रिलेट करेंगे। तो हमने बोला ये इतनी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। ये कोई वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वीटी या वीएफ नहीं है जो मरीज को डीफिब्रिलेट करने की जरूरत है। तो ये तो आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि द बेसिक थिंग कि सवाल पढ़ने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी है या नहीं है। और अभी इस सवाल को पढ़ के हमें ये पता चल गया कि ये कोई इमरजेंसी नहीं है। तो कोई भी इमरजेंसी चीजें तो काम में लेनी ही नहीं है, हम उसको एकदम रिलैक्स कंडीशन से काम में लेंगे। वैसे ही जैसे एक मरीज को अंगुली में पल्स ऑक्सीमीटर की प्रोब लगी हुई थी और प्रोब निकल गई, तो आप क्या करेंगे,
तो हम कोई भागदौड़ या होल्ला थोड़ी करेंगे, प्रॉब निकल गई तो वापस लगा दो, बहुत सिंपल है, हम उसको एक इजीली लेंगे, है ना। तो टेक इट इजी, डोंट डिफिब्रिलेट, कंटिन्यू टू मॉनिटर द रिदम, ये इजीपन का आंसर है, तो ये आंसर हो सकता है अगर बाकी वाले इससे गड़बड़ है तो। प्रिपेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड नहीं करना है, क्योंकि हमने बोला ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। और नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, नो नीड टू नोटिफाई द इमीडिएटली बिकॉज इट्स नॉट ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। हाँ, हम इन्फॉर्म करेंगे पर इमीडिएटली करने का जरूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जरूरत है। और तो चेंजेस कुछ नहीं आ रहे हैं, अगर और कुछ चेंजेस आगे आते तो हम आगे कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तो एक आइसोलेटेड पीवीसी वहां पे देखने को मिली है जो ज्यादा डेंजरस नहीं है। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी तीनों जो है वो इमरजेंसी को इंडिकेट करते हैं, जो कि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल द नर्स दैट द सी फेल्ट वेटनेस ऑन हर पेरीपैड एंड फाउंड सम क्लियर फ्लूइड। प्रेग्नेंट लेडी जो है उसने नर्स को ये कंप्लेन किया कि उसको कुछ गीला गीला लग रहा है पेरिनियल एरिया के अंदर, और कुछ क्लियर लिक्विड फ्लूइड वहां पे उसने असेस किया है। नर्स ने जब इंस्पेक्शन किया उसके पेरिनियम को, तो उसने क्या देखा कि वहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब कॉर्ड जो है वो क्या हो चुकी है, प्रोलैप्स हो चुकी है, इसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गई है। देखिएगा लेबर के प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बर्थ होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का, और थर्ड स्टेज में अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा का डिलीवरी होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कभी भी बच्चे से पहले बाहर नहीं आती है, और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर की तरफ प्रेजेंट है, मतलब प्रोलैप्स हो गई है, बाहर आ गई है। व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन, हाथों हाथ क्या एक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अम्बिलिकल कॉर्ड के प्रोलैप्स होने पे इमीडिएट नर्सिंग एक्शन, और इसका जवाब बहुत ही फेमस वाले एग्जाम का, और इसका जवाब हमेशा रहता है कि हम मरीज को टिनलबर्ग पोजीशन देते हैं। ये फिक्स जवाब है यहाँ पे। उससे क्या होता है, कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हट जाता है ना। तो कॉर्ड को ऐसे नहीं आपको ऑप्शन कहेंगे कि कॉर्ड को वापस अंदर डाल देंगे, कॉर्ड को पूरा बाहर निकाल देंगे, या कुछ और करेंगे, उसको कॉर्ड को कवर कर देंगे, या वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं भ्रमित करने के लिए। तो वो कुछ नहीं करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड अगर प्रोलैप्स दिख रही है तो मरीज को कौन सी पोजीशन दे दो, टिनलबर्ग पोजीशन। ये सबसे पहला और प्रायर एक्शन होता है कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर। पहला ऑप्शन कह रहा है मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, तो अभी ये प्रायोरिटी नहीं है, पहले हमें कॉर्ड का मैनेजमेंट करना। हमें फीटल हार्ट रेट जरूर चेक करते हैं, लेकिन पहले नहीं, पहले पोजीशन। नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उससे पहले पोजीशन, है ना, ये बाद के इंटरवेंशन है। ट्रांसफर द क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम, ये भी बाद का इंटरवेंशन है, पहले पोजीशन। तो ये तीनों ही आंसर नहीं रहेंगे, ना तो फीटल हार्ट रेट तुरंत मॉनिटर करनी है, इमीडिएट एक्शन पूछा है हाथों हाथ वाला, ये बाद में करेंगे। फीटल हार्ट रेट जरूर मॉनिटर करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जरूर नोटिफाई करते हैं, मरीज को डिलीवरी के लिए भी शिफ्ट कराते हैं, लेकिन इन चीजों से पहले हम क्या करेंगे, मरीज को प्लेस करेंगे, और कौन सी पोजीशन में प्लेस करेंगे, टिनलबर्ग पोजीशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यही जवाब है इस सवाल का कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोलैप्स हो जाए तो मरीज को पोजीशन दे दो, टिनलबर्ग वो पोजीशन रहती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ऑन असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न बीइंग एडमिटेड टू द नर्सरी। नर्सरी में एक न्यूबॉर्न बेबी एडमिट हुआ है और उसका असेसमेंट चल रहा है। नर्स ने पालपेट किया एंटीरियर फोंटेनले जो है, और उसको नोट किया कि वो कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट। एंटीरियर फोंटेनले को पालपेट किया, दो तरह के फोंटेनल होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, वैसे 6 होते हैं, लेकिन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस 2 होती है फोंटेनले की, वन इज एंटीरियर वन इज पोस्टीरियर। और एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनल जन्म से प्रेजेंट होते हैं, और वो सॉफ्ट होते हैं, और ये भी सॉफ्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिप्रेस होते हैं या बल्ज होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सॉफ्ट है। द नर्स डिटरमाइन दैट दिस फाइंडिंग इंडिकेट विच कंडीशन, तो ये नॉर्मल है ना। एंटीरियर फोंटेनल को आपने पालपेट किया और वो सॉफ्ट है और एट बर्थ है, तो ये नॉर्मल है। अगर वो डिप्रेस होता तो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता, अगर वो बल्जिंग होता तो वो हाइड्रोसिफलस और किसी तरीके का एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन लाइक हेमरेज और समथिंग लाइक दैट, तो वो होता, लेकिन ऐसा भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये फोंटेनल है तो सॉफ्ट है, और इसकी क्लोजिंग जो है वो 2 साल पे होगी, और बच्चा तो अभी बर्थ हुआ है ना, 1.5 ईयर पे ये क्लोज होता है। तो यहाँ पे ये जो फाइंडिंग है ये नॉर्मल को इंडिकेट करती है। डिहाइड्रेशन में संकन होता है, फोंटेनल कैसा होता है, संकन, लेकिन यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, सॉफ्ट दिया हुआ है, संकन नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल फाइंडिंग है ये बात बिल्कुल सही है। और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में बल्जिंग होती है फोंटेनल, क्या होती है, बल्जिंग फोंटेनल, तो यहाँ पे बल्ज नहीं है, ये तो कैसा है, सॉफ्ट है। और डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसमें भी संकन हो सकता है, लेकिन
यहाँ पे सॉफ्ट है तो आंसर रहेगा नॉर्मल फाइंडिंग है, दिस इज ए नॉर्मल फाइंडिंग। फोंटेनेले का क्वेश्चन है पीडियाट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक इमेज है, इसमें आपको दिख रहा है कि जो नेल्स है उनकी क्या हो रखी है, क्लबिंग। वेरी गुड, दिस इज द क्लबिंग ऑफ नेल, है ना। क्या है ये, क्लबिंग। ये जो नेल है इनकी क्या हो चुकी है, क्लबिंग हो चुकी है। नेल जो है वो क्या हो चुकी है, नेल के अंदर स्किन जो होती है वो क्या हो चुकी है, हाइपरट्रोफिक, और उसकी वजह से नेल बाहर की तरफ उभर चुके हैं। इनको ड्रम स्टिक नेल भी कहते हैं, ड्रम स्टिक नेल, क्लबिंग ऑफ नेल, ड्रम स्टिक नेल, क्लबिंग ऑफ नेल या ड्रम स्टिक नेल यहाँ पे कहलाते हैं। तो नेल की क्लबिंग या नेल जो है वो ड्रम स्टिक टाइप के हो चुके हैं, बल्जिंग हो चुकी है, और इसके होने का रीजन होता है क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया, लंबे समय तक बॉडी में ऑक्सीजन की कमी जो होती है इस तरह की प्रॉब्लम करती है। लाइक अगर बच्चों में हम बात करें तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो कि साइनोटिक सीएसडी कहलाती है, साइनोटिक सीएसडी, और मोस्ट कॉमन साइनोटिक सीएसडी होती है टॉप टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें क्रोनिक हाइपोक्सिया रहता है, क्लबिंग हो जाती है। जो मरीज एम्पाइसीमा के रहते हैं, एम्पाइसीमा ना, एम्पाइमा, सीओपीडी, क्रोनिक स्मोकर, उनमें क्रोनिक हाइपोक्सिया वाली कंडीशन रहती है, तो उनमें फिंगर के अंदर क्या देखने को मिलती है, क्लबिंग ऑफ नेल। तो ये पिक्चर जो है वो क्लबिंग ऑफ नेल की है, और ड्रमस्टिक नेल भी इनको कहते हैं। क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन में इस तरीके के नेल के नीचे की स्किन की हाइपरट्रोफी होने के कारण इस तरीके के नेल वहां पे देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एक्शन शुड द नर्स टेक बिफोर परफॉर्मिंग ए वेनिपंचर टू इनिशिएट कंटिन्यूअस इंट्रावेनस थेरेपी। एक मरीज है जिसको कंटिन्यूअस आईवी थेरेपी देना है, मतलब उसको कोई ड्रिप लगानी है आपको। वो ड्रिप लगाने से पहले, वैन को पंचर करने से भी पहले, बिफोर परफॉर्मिंग वेनी पंचर, क्या एक्शन नर्स, मतलब अभी तक आपने वैन को, सिचुएशन है, देखिएगा सिचुएशन दी हुई होती है तो सीन समझ में आएगा आपको, है ना। हमेशा ही होता है, मूवी के अंदर भी होता है, सिचुएशन देख के हमें समझ में आता है सीन क्या होता है, तो सिचुएशन देख के सीन समझ में आएगा। तो अगर आईवी थेरेपी वहां पे इनिशिएट करनी है और सिचुएशन है कि वेनी पंचर करना है, और उससे पहले क्या एक्शन लेंगे, तो आपको जवाब देना आसान हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया रहा है, अप्लाई ए कूल कंप्रेस टू द अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे आपको आईवी थेरेपी देनी है, वहाँ पे कूल कंप्रेशन करेंगे। देखो कूल कंप्रेशन करने से वैन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वैन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उससे आपको उसको वैनी पंचर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर वार्म अपन कंप्रेशन करते हैं, कूल कंप्रेशन अवॉइड करते हैं। तो ये तो खोटा आंसर हो गया, कूल कंप्रेशन वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, इंस्पेक्ट द आईवी सॉल्यूशन एंड एक्सपायरी डेट। जो आईवी सॉल्यूशन आप लगा रहे हो उसको देखें और उसकी एक्सपायरी डेट देखें। ये जो आप बिल्कुल सही लग रहा है, यही सबसे पहले आप आईवी थेरेपी शुरू कर रहे हो तो आईवी सॉल्यूशन को पहले एसेस कर ले कि वो सही है कि नहीं है, जो लिखा है वही है, और उसको एक्सपायर तो नहीं हो रखा है, किसी तरीके के क्रिस्टल या किसी तरह का फंगस वगैरह उसके अंदर तो नहीं है, सॉल्यूशन में क्लियर है कि नहीं सॉल्यूशन, ये देख ले। अगला है, सिक्योर ए पैडेड आर्म बोर्ड अबव द आईवी साइट। आईवी साइट के ऊपर की तरफ नहीं लगाते हैं, आईवी साइट के जस्ट लोअर साइड में ही लगाते हैं। ऊपर की तरफ आर्म बोर्ड सिक्योर करने का कोई मकसद नहीं है। बच्चे होते हैं तो उनको कैंडुला को या आईवी साइट को फिक्स करने के लिए आईवी साइट के जस्ट नीचे आर्म बोर्ड लगाया जाता है। अप्लाई ए टूर्निकेट बिलो द वैनी पंचर। बिलो लगाने का मतलब नहीं है, अबव लगाते हैं, जहां से वैन पंचर करना उसके ऊपर लगाते हैं, अबव लगाना होता है, बिलो यहाँ पे गलत वर्ड है, इसलिए ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर बी इज द करेक्ट वन। फ्लूइड का इंस्पेक्शन करना और एक्सपायरी डेट वहां पे देखना, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। क्वेश्चन की हम बात करें तो क्लाइंट वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल 24 आवर्स अगो आफ्टर सस्टेनिंग ब्लंट ट्रॉमा हुआ है चेस्ट के अंदर, which is earliest clinical manifestation of ARDS, acute respiratory distress syndrome का सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो जब भी ARDS होता है सबसे पहले रेस्पिरेशन इरेगुलरिटी होती है ना, रेस्पिरेशन में रेट और रिदम जो है वो गड़बड़ा जाते हैं, ये सबसे पहले होता है। उसके बाद में साइनोसिस और उसके बाद में जो है चेस्ट के अंदर चेंजेज और सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ब्लंट ट्रॉमा के अंदर ARDS का सबसे अर्लीस्ट साइन है रेस्पिरेशन और रेट और रेस्पिरेशन रिदम का क्या हो जाना, इरेगुलर हो जाना। पहला है साइनोसिस विद अकम्पनिंग पेलर, साइनोसिस और पेलरनेस देखने को मिलेगी, तो ये अर्लीस्ट नहीं है, ये लेट के अंदर आता है, बाद में होगा, लेकिन ये चेस्ट को ट्रॉमा होते ही तुरंत नहीं हो सकता, ये बाद की बात है। साइनोसिस इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, है ना, ड्यू टू द लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये लेट साइन में आएगा। अगला है डिफ्यूज क्रेकल एंड रोंकाई ऑन चेस्ट ऑस्कल्टेशन। चेस्ट के ऑस्कल्टेशन में क्रेकल और रोंकाई, ये भी किस में आएंगे, लेट साइन में आएंगे।
क्रैकुलर रोंका इंडिकेट करेंगे कि चेस्ट के अंदर मूवमेंट नहीं होने की वजह से सिक्रेशन स्टेसिस कर गए और वहाँ पे जो है प्लूरल एरिया के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गए, निमोनियाज वहाँ पे डेवलप हो गए, तो इस तरीके के साउंड वहाँ पे सुनाई देते हैं। तो ये ऑस्कल्टेशन पे पता चलेगा, ये लेट साइन में आएगा, अर्लियर में नहीं आएगा। अगला, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट फ्रॉम 18 टू 30 ब्रेथ पर मिनट। 18 से अब जाके कितनी हो गई, 30 हो गई। इसको टेकिपनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टेकिपनिया। टेकिपनिया इज द अर्लियर साइन ऑफ ARDS। ये शुरुआत का और सबसे पहला साइन है, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। रेट और रिदम में सबसे पहले गड़बड़ होती है। हैजीनेस और वाइट आउट अपीयरेंस इन द लंग्स ऑन चेस्ट रेडियोग्राम, ये भी लेट साइन में आता है। किस में आता है? सवाल ने हमें किसके बारे में पूछा? अर्लियर साइन के अंदर, और जवाब क्या बनेगा? इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट फ्रॉम 18 टू 30 ब्रेथ पर मिनट। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर से है। ये पिक्चर क्या है? तो डेफिनेटली बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप। ये एक हैंड है और उसको 2cc सिरिंज से पंचर किया जा रहा है, आर्टीरियल पंचर किया जा रहा है। रेडियल आर्टरी है ये जिसको पंचर किया जा रहा है, और पंचर करने से पहले कोलेटरल सर्कुलेशन चेक किया जाता है और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी का असेसमेंट किया जाता है। अगर अल्नर आर्टरी पेटेंट है तभी रेडियल में हम एबीजी सैंपलिंग करते हैं। तो ये प्रोसीजर एबीजी सैंपलिंग प्रोसीजर है आर्टीरियल ब्लड गैस का एनालिसिस करने के लिए। कल हमने पढ़ा था एसिडोसिस और एल्कोलोसिस के बारे में, तो उनकी सैंपलिंग करने के लिए जो है उनका पता करने के लिए एबीजी जो है यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। पीएच, पीसीओ2 और बाइकार्बोनेट, इनकी वैल्यू चेक करके एसिडोसिस और एल्कलोसिस का डिटरमाइन किया जाता है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ एबीजी सैंपलिंग प्रोसीजर। हिपेरिनाइज सिरिंज यहाँ पे काम है, लेना होता है। एलेंस टेस्ट करते हैं एबीजी का सैंपलिंग करने से पहले अल्नर का आर्टरी का पेटेंसी पता करने के लिए पंचर करते हैं रेडियल आर्टरी को। अगला क्वेश्चन है, ए प्रीनेटल क्लिनिक क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद वेजाइनल इन्फेक्शन। प्रीनेटल क्लाइंट है, वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, और ऑर्गेनिज्म का नाम है कैंडिडा अल्बिकेंस। कैंडिडा अल्बिकेंस जो है वो फंगल है और कैंडिडाइसिस है, तो वेजाइनल कैंडिडाइसिस करेगा, फंगल इन्फेक्शन है, तो वेजाइना का फंगल इन्फेक्शन हुआ है। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट द असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट? द मीन इज दैट फंगल इन्फेक्शन के क्लिनिकल साइन क्या देखने को मिलेंगे? तो फंगल इन्फेक्शन जब भी होता है वेजाइना पर वेजाइनल डिस्चार्ज जो होएगा तो उसमें व्हाइट कर्डी सिक्रेशन होंगे और सीवियर इचिंग होती है वेजाइनल एरिया के अंदर जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है, और फाउल स्मेली जो है वहाँ पे सिक्रेशंस आते हैं, फंगल इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। पहला है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन। कोस्टो वर्ड फॉर रिब और वर्टिब्रल वर्ड फॉर वर्टिब्रा, तो रिब से लेके वर्टिब्रा की तरफ दर्द का होना। तो रिब्स और वर्टिब्री जो होती है वो हार्ट और लंग्स वाले एरिया को कवर करके रखती है, वर्टिब्रल और थोरेसिक कैविटी, उसमें हार्ट और लंग्स पाए जाते हैं। तो ये जो है ज्यादातर कार्डियोपल्मोनरी जो भी सिचुएशन होती है, कार्डियोपल्मोनरी जो पेन होते हैं वो होते हैं कोस्टोवर्टिब्रल पेन, इसको हम कार्डियोपल्मोनरी पेन भी कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी पेन। लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें तो वेजाइना का फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो इसका संबंध इस ऑप्शन से नहीं है। अगला, एब्सेंट ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल साइन, कोई साइन नहीं, डेफिनेटली साइन देखने को मिलेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है कि साइन नहीं देखने को, साइन देखने को मिलते हैं। अगला है, पेन होगा, इचिंग होगी और वेजाइनल डिस्चार्ज होएगा, बिल्कुल सही है। पेन होगा वहाँ पे, इचिंग होगी, वेजाइनल डिस्चार्ज होएगा, फंगल इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं वेजाइनल एरिया के अंदर, पेन, इचिंग और वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रोटीनूरिया, इमेचूरिया और हाइपरटेंशन किडनी की किसी तरह की इंजरी को इंडिकेट करते हैं। इसका संबंध जो है अभी एट प्रेजेंट वेजाइनल इन्फेक्शन से नहीं है, या उसके संबंधी ये साइन नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा पेन, इचिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, सी इज द करेक्ट वन, कैंडिडा एल्बिकेंस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है, ये इमेज बेस का क्वेश्चन है और ये पिक्चर क्या है? तो बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप, मिलर अबोट या मिलीकोट कैथेटर, इसको क्या बोलते हैं? मिलीकोट कैथेटर। मिलीकोट कैथेटर जो होता है वो यूज किए जाते हैं बहुत सारे जो है इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन को इवेक्युएट करने में, वहाँ पे किसी तरीके का जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से बोवल जो है वो भर गया है, तो उसको इवेक्युएट करने के लिए, खाली करने में इसका ज़्यादातर यूज लिया जाता है। मिलीकोट कैथेटर इसको नाम दिया जाता है, ड्रेनेज पर्पज से यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो एनक्लेक्स बेस के एमसीक्यूज विद रैशनल थे और कुछ इमेज बेस के क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मैक्सिमम मदद करेंगे और हम सब मिल के अपने टारगेट तक इनकी मदद से पहुंच पाएंगे।
धन्यवाद।